हाँ जी भाई, कैसे हैं सब लोग। चलिए, उम्मीद है सभी साथी अच्छे होंगे। सभी को नमस्कार, जय हिंद। तो चलिए, वस्तुतः आज हम बात करने वाले हैं खिलजी वंश की। खिलजी वंश की बात करने वाले हैं आज हम। इसकी पहली क्लास में हमने बात किया था जो गुलाम वंश के मुस्लिम पहली मुस्लिम शासिका होते हैं रजिया सुल्ताना की, उनकी बात किया था। उसके बाद जो उनके लगातार शासक होते हैं, उसके बाद हमने बात की थी बलबन की। और बलबन के बाद जो उसका पौत्र शासक बनता है कैकुबाद, उसके उसमें जो नायब ए ममालिक का पद होता है जलालुद्दीन खिलजी को दे दिया जाता है। सुल्तान के बाद कहा जाता है कि सबसे बड़ा पद था नायब ए ममालिक का। और उस पद को देने के बाद उसका कैकुबाद का पुत्र, कैकुबाद को तो लकवा हो गया था, हमने बात किया था। कैकुबाद ने किलुखरी महल का निर्माण करवाया था जो दिल्ली में स्थित है। उसके पुत्र को, कैकुबाद को जब लकवा हो गया, उसका जो पुत्र होता है शमशुद्दीन की उमर को शासक बनाया जाता है। लेकिन उसको मारकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की नींव डालता है। अब हम पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश। इनका शासनकाल जो होता है 1290 से लेकर के 12, एक मिनट रुकिएगा, इनका शासनकाल तो ज़्यादा नहीं होता है। 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक इनका शासनकाल होता है। लेकिन जब तक इन्होंने शासन किया, 30 वर्ष का मात्र इनका शासक होता है, ज़्यादा इनका शासक नहीं होता है। क्योंकि और इस खिलजी वंश की जो नींव डाली जाती है, जब नींव डाली गई 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा, इस घटना को खिलजी क्रांति भी कहा गया। इतिहास में इसे खिलजी क्रांति कहते हैं। खिलजी क्रांति क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, इसने जैसे ही अपना सुल्तान का पद धारण किया, इसने सबसे पहले क्या किया, जो बलबन की राजत्व सिद्धांत था जिसमें लौह रक्त शुद्धि की नीति अपनाई थी बलबन ने, उसको सबसे पहले इन्होंने समाप्त किया। पहली बार ऐसा होता है कि जन सामान्य वर्ग को बराबर सहभागिता प्राप्त होती है इन खिलजियों के शासनकाल में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी काफ़ी वृद्ध, दिल्ली सल्तनत में प्रथम ऐसा काफ़ी सबसे ज़्यादा कह सकते हैं बड़ी उम्र का शासक होता है खिलजी। और इसकी जो उम्र काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तब यह सुल्तान बनता है। और इसकी एक ख्वाहिश होती है कि अब मैं सुल्तान बन गया हूँ, ज़्यादा शोर शराबा नहीं, और आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करना चाहता है। किसी का खून बहाना नहीं चाहता है ये। और ये स्वयं कहता है कि मेरा मकसद किसी भी मुसलमान के खून बहाना नहीं है, आराम से शासन करना चाहता है। लेकिन अब सुल्तान बनने के बाद ऐसा संभव कहाँ है कि आप शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकें, है ना। आप चाहे एजेड हों, चाहे 70 साल के हों, चाहे 14 साल के हों, चाहे 12 साल के हों, आप बन गए शासक सुल्तान तो आप सुल्तान ही हैं भाई। जो चीज़ें होंगी आपको उनका सामना करना पड़ेगा। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सबसे पहले क्या किया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहता है कि मैं वह नहीं करूँगा जो राज्य के हित में नहीं होगा। कहता है कि मैं वह करूँगा जो राज्य के हित में होगा, मैं वह नहीं करूँगा जो धर्म के पक्ष में होगा। अभी आगे पढ़ेंगे। सबसे अच्छा, इसको खिलजी क्रांति क्यों कहा गया? क्योंकि इनका जो साम्राज्य विस्तार होता है वह बहुत आगे तक, दक्षिण तक इनका बढ़ जाता है साम्राज्य विस्तार। क्योंकि इनकी जो नीतियाँ होती हैं वह अभी तक, जब हमने बात की दिल्ली सल्तनत में, अभी तक हमने देखा क्योंकि इल्तुतमिश ने जो 40 मुसलमान होते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ अमीर तुर्कों का, उसने तुर्कान चहलगामी चालीसा बनाया था जिसका बलबन भी सदस्य था। और बाद में बलबन ने ही उसका सत्यानाश किया, उसको नष्ट किया। क्यों नष्ट किया? क्योंकि देखिए, मान लीजिए अब 40 जो अमीर लोग हैं, एक सुल्तान तो एक होता है ना, अब 40 के 40 उनको लगता है कि सुल्तान को हम ही चला रहे हैं। तो बलबन भी उसका सदस्य था, उसको इन सब चीज़ों का ज्ञान था। तो सबसे पहले सुल्तान बनने के बाद उसने गुलाम चालीसा जो दल था उसका अंत कर दिया। और बलबन स्वयं कहता है, क्योंकि इसके पहले आपने देखा है कि कभी भी जन सामान्य वर्ग जो होता है, कह सकते हैं जो गैर मुस्लिम लोग हैं, हिंदू लोग हैं, इनको कभी सहभागिता नहीं दी जाती है, सैनिक में नहीं शामिल किया जाता है इनको। अब इसके बाद बात करने वाले बलबन स्वयं कहता है कि मैं जब किसी गरीब या अपाहिज को देखता हूँ तो मेरी शरीर के हर एक नाड़ी में उबाल, खून में उफान सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है। तो बिल्कुल इन सबके विपरीत थे ये खिलजी। और बहुत धूम धड़ाके से इन्होंने 30 साल तक का अपना शासन किया और बहुत ज़्यादा अपना शासन साम्राज्य स्थापित किया, बहुत आगे तक इन्होंने अपना विस्तार किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपना जो
कह सकते हैं राज तिलक, या जहाँ पे उसने सुल्तान की उपाधि धारण की राज तिलक, राज्याभिषेक किलुखरी महल में करवाता है, जिसका निर्माण कैकूबाद, इसके पहले हमने पढ़ा था, कैकूबाद किलुखरी महल का निर्माण करवाता है दिल्ली में। वहीं पे इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया। तो चलिए थोड़ी बातें करते हैं इसकी। संस्थापक कौन होता है इसका? बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूजन होगी कि अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी के भी आगे बात करेंगे। अभी पहले बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी की। जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक होता है इसके। दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक कह सकते हैं, लगभग 70 वर्ष का जलालुद्दीन खिलजी होता है। और ये सुल्तान बनने के बाद पहली बार जन सामान्य वर्ग को समानता सहभागिता प्राप्त की होती है। जो उलेमा वर्ग था, उलेमा वर्ग हम कह सकते हैं जैसे उसने तुर्कान चहलगामी जिसमें 40 योग्य तुर्क थे, उसी तरह एक उलेमा वर्ग था कि मतलब अमीर लोगों का एक अलग ही राजस्व रहता था कि उनके कहने पर सुल्तान अपना शासन करता था, जो बाकी की जनता है उससे कोई मतलब नहीं होता था। तो यहाँ का शासन जो खिलजियों का होगा वह बिल्कुल इन सबसे अलग होगा। पहली बार जन सामान्य वर्ग को समानता प्राप्त होती है, सहभागिता प्राप्त हुई। जो बलबन की लौह रक्त शुद्धि का सिद्धांत था उसको समाप्त कर दिया किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और अपनी जो शासन नीति थी इनकी शासन नीति जलालुद्दीन खिलजी क्या कहता है? जलालुद्दीन खिलजी कहता है कि मैं वह नहीं करूंगा। इन्होंने एक तरफ से कह सकते हैं कि धर्म की राजनीति ना करके जो जनता के हित में कार्य किया, कह सकते हैं, क्योंकि ये खुद कहते हैं कि धर्म के हिसाब से हम कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि धर्म में जो सही होगा वह जनता के लिए सही नहीं होगा। इन्होंने जनता का पक्ष रखा, धर्म के हिसाब से राजनीति नहीं की, और इसी कारण कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा साम्राज्य विस्तार होता है इनका। अभी तो जलालुद्दीन खिलजी ज़्यादा दिन तक शासन नहीं करता है, 1290 ईस्वी में ये राज्याभिषेक करवाता है, मात्र 6 साल तक गद्दी पर रहता है। उसके बाद तो आने वाला है जलालुद्दीन खिलजी के बाद बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की। तो चलिए एक दो बात करते हैं, इससे जो क्वेश्चन बनेंगे हमारे। जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक होता है, दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक होता है। दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक, लगभग 70 वर्ष इसकी आयु होती है, लिख लीजिएगा, लगभग 70 वर्ष की इसकी आयु होती है। और इसके बाद सबसे पहले इसने क्या किया कि बलबन का जो लौह रक्त शुद्धि का सिद्धांत होता है, उसमें हमने आपको बताया कि लौह रक्त क्या होता है कि तलवार के बल पर वो सर्वोसर्वा बन गया, सर्वोच्च बन जाता है। और शुद्धि का मतलब वो ईरान के अमीर वर्ग जो आफर-सियाबी वंश का मानता है अपने आप को, वह जो हिंदू लोग थे, जो गैर मुसलमान थे, उनको कुछ नहीं समझता था। उसका कहना था कि अमीर हैं, बाकी ये सब इंसान नहीं है। तो ऐसा शासन था भाई, तो कहाँ से विकास होगा बताइए, आप खुद ही सोचिए। लगभग 70 वर्ष इसकी आयु होती है। अगला लिखिएगा, बलबन के राजत्व सिद्धांत को समाप्त किया। बलबन के राजत्व सिद्धांत समझ रहे हैं ना, लौह शुद्ध रक्त, लौह रक्त शुद्धि की जो नीति होती है उसको समाप्त किया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। चलिए उसके आगे की बात करते हैं। उसके बाद इसने जो अपना राज्याभिषेक करवाता है किलुखरी महल में, और वहीं किलुखरी को ही अपनी राजधानी बनवाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और इनकी जो शासन नीति होती है, क्योंकि उन्होंने राजत्व सिद्धांत का समापन कर दिया था, और इनकी जो शासन नीति होती है आंतरिक शासन नीति होती है, मतलब सभी जो वर्ग होते हैं उनको सामान्य महत्व देना, सामान्य सब लोगों को एक साथ। ये नहीं कि आप उलेमा वर्ग के सिद्धांत को इन्होंने खारिज कर दिया, उसको कोई महत्व नहीं देते हैं। अभी तक जो खलीफा से सनद प्राप्त करके जो लोग शासन करते थे, खलीफा समझ रहे हैं ना आप, सुल्तान क्या होता है? खलीफा के हाथ की कठपुतली होता है, कि जो खलीफा से सनद प्राप्त करके जो खलीफा जो ऑर्डर देगा वही आप करेंगे, आप अपने हिसाब से कुछ नहीं करेंगे। तो ये जब खिलजियों का शासनकाल आता है, इन्होंने क्या किया? खलीफा से सनद प्राप्त नहीं किया, उलेमा वर्ग का जो महत्व सिद्धांत था उसको समाप्त कर दिया। उसके बाद अपनी आंतरिक शासन नीति लागू की।
आंतरिक शासन नीति कह सकते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि खिलजियों ने अपनी शासन नीति लौह सिद्धांत को, इन्होंने जो राजत्व सिद्धांत होता है बलबन का, उसका समाप्त कर दिया। उसके बाद इन्होंने आंतरिक शासन नीति अपनाई। उसमें क्या था कि जो पूरा सभी लोगों को समान महत्व देना, चाहे वह हिंदू हो चाहे वह गैर मुसलमान हो, उनको सैनिक अपनी सेना में शामिल करना, उनको समान महत्व देना, राशन में कटौती करना, बहुत सारी चीज़ें होती थी। इन सब चीज़ों को उन्होंने सामान्य किया। उसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बहुत ही शांतिप्रिय शासक होता है। कहा जाता है कि ये खुद कहता है कि मैं किसी भी मुसलमान का, मेरा मकसद किसी भी मुसलमान का खून बहाना नहीं है, युद्ध करना या नहीं चाहता था। लेकिन होता है ना कि आप सुल्तान बन चुके हैं तो आप चाहे जैसा चाहे ना चाहे आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि जब सामने वाला आपके ऊपर चढ़ा ही चला आ रहा तो क्या करेंगे, आप रोकेंगे ना उसको। तो चलिए आगे बात करते हैं, 2-3 बातें और इसमें करते हैं। सबसे वृद्ध शासक दिल्ली सल्तनत का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होता है। और पूछा जाएगा कि नायब ए मुमालिक का पद इसको किसने दिया था, तो कैकुबाद जो बलबन का पौत्र होता है। और ये जो नायब ए मुमालिक का जो पद होता है, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई, तो याद रखिएगा जो रजिया सुल्ताना थी उन्होंने इस पद की शुरुआत की थी। नायब ए मुमालिक पद होता है, जो सुल्तान के बाद का जो पद होता है वह नायब ए मुमालिक। रजिया सुल्तान के बाद जो बहराम शासक होता है उसने इस पद का कह सकते हैं एक तरह से नींव डाली थी। संस्थापक वही था इस पद का, उसी ने इस पद की शुरुआत की थी, बहराम शाह ने। ज़्यादा दिन शासन नहीं करता है, 40 से 42 2 साल का मात्र शासन होता है और एक पद बना के जाता है, जो आगे इसी के गुलाम वंश का अंत करता है। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, गुलाम वंश कह सकते हैं, गुलाम वंश का अंत किया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। चलिए लिखिएगा अगला पॉइंट। आप अपने हिसाब से भी पॉइंट बना सकते हैं ना। देखिए चीज़ें पता होनी चाहिए ना, ज़्यादा कहानी के तौर पे चीज़ें पढ़ेंगे तो फिर लगता है कि दिमाग से मिसफील्ड होने लगती है। तो चीज़ों को समझ के, है ना, कब कौन सी घटना होती है उसी तरह लाइन से बातें हुए करते चलेंगे ना। सबसे पहले ये शासक बनता है तो इसने क्या क्या जो परिवर्तन किए दिल्ली सल्तनत में, अभी तक जो हो रहा था क्या उसमें नया ऐड किया, क्या हटाया, है ना। सबसे पहले इन चीज़ों की बात करते हैं। उसके बाद इसके शासनकाल में जो विद्रोह हुए, जो इसने युद्ध लड़े, 1-2 युद्ध ये लड़ता है, एक झाइन का युद्ध। और अलाउद्दीन खिलजी जो इसका प्लस भतीजा प्लस दामाद होता है, अभी आगे बात करेंगे उसकी, है ना। डायरेक्ट किसी चीज़ में चले जाना, अब जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है, आप नदी ये बह रही है भाई, है ना। अब आपको यहाँ पे पुल नहीं है, यहाँ से यहाँ पे जाना है, तो आप सीधा छलांग लगा के तो जाएंगे नहीं, है ना, तैर के ही जाएंगे। तो क्यों ना लाइन से चलते रहें धीरे धीरे। हाँ, तो अगला पॉइंट लिखिएगा, गुलाम वंश का अंत करता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, संस्थापक चाहे तो लिखे रहने देते हैं। 30 वर्ष का इनका शासन होता है। और सबसे कम दिल्ली सल्तनत में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो छूटा ही जा रहा था हमारा, सबसे कम शासनकाल इन खिलजियों का होता है मात्र 30। सबसे कम शासनकाल और सबसे ज़्यादा साम्राज्य विस्तार, सबसे कम शासनकाल इनका ही होता है और सबसे ज़्यादा इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया। अभी आगे बात करेंगे। उत्तर भारत का जो दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा राजवंश होता है जो दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए जाता है। किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने 4-5 अभियान करता है, वह पूरे विश्व को जीतने का रुतबा कायम रखता है भाई अलाउद्दीन खिलजी। इसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि भी धारण किया। आगे बात करते हैं इन सब चीज़ों की। लिखिएगा जलालुद्दीन खिलजी की पहले बात करते हैं। सब चीज़ दिख रहा है जी। पूरा नाम जलालुद्दीन खिलजी लिख दिया है, लेकिन नाम इसका पूरा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होता है ना। फिरोज बहुत लंबा हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक होता है। अगला लिखिए गुलाम वंश का पॉइंट लिखिएगा। गुलाम वंश का अंत कर देता है शमशुद्दीन की उमर की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। सबसे अधिक कह सकते हैं अधिक उम्र का, सबसे ज़्यादा उम्र दराज शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दिल्ली सल्तनत में संपूर्ण कितने 70 वर्ष की आयु का होता है, लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा उलेमा वर्ग के अस्तित्व को
चलिए लिखिएगा, उलेमा वर्ग के अस्तित्व को अस्वीकार किया। उलेमा वर्ग समझ रहे हैं ना, जैसे कि अभी हमने बात किया था तुर्कान चहलगामी, जिसमें 40 जो अमीर तुर्क थे उनको रखा था इल्तुतमिश ने, उसी तरह एक उलेमा वर्ग था। 2-3 वर्ग थे, उलेमा वर्ग में सबसे ज़्यादा जो अमीर तुर्क थे उनको रखा जाता था। तो जो उलेमा वर्ग का जो अस्तित्व था, जो उनसे सनद प्राप्त करके वगैरह, खलीफा से सनद प्राप्त करके शासन करने की नीति, ये सब इन्होंने समाप्त कर दिया था। उलेमा वर्ग को अस्वीकार किया और जन सामान्य वर्ग को सहभागिता प्रदान की, महत्व प्रदान की। चलिए लिखिएगा, उलेमा वर्ग को समाप्त करके जन सामान्य वर्ग को शामिल किया। दिल्ली सल्तनत में पहली बार जन सामान्य वर्ग को शामिल किया गया। नहीं, अभी तक तो बस उलेमा इन्हीं लोगों का शासन था, लेकिन यहाँ से क्या सब बदल जाता है, अचानक से परिवर्तन होता है। इसीलिए इसको खिलजी क्रांति कहा गया। खिलजी वंश की जो नींव होती है उसको इतिहास में खिलजी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। 1290 से 1320 ईस्वी तक शासनकाल होता है इसका। जो फिरोज शाह खिलजी का शासनकाल होता है, लिख लीजिएगा, 1290 से 1296 ईस्वी तक इनका शासनकाल होता है, लिखिएगा। शासनकाल 1290 से लेकर के 1296 ईस्वी तक, सॉरी ये 1296 लिखा हुआ है, 6 वर्ष का इसका शासनकाल होता है। उसके बाद इसने किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक करवाता है और उसी को अपनी राजधानी स्थापित करता है, किलोखरी में ही अपनी। तो इसको जल्दी से नोट करिएगा, फिर आगे की बात करते हैं। और इसका जो हमने बात की कि इन्होंने बलबन की जो राजत्व सिद्धांत की नीति होती है उसको समाप्त कर दिया। जो लौह रक्त शुद्धि की नीति होती है कि भाई आप किस वंश के हैं, ये सब चीज़ें इन्होंने समाप्त कर दी। और उसके बाद लिखिएगा जलालुद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, नाम वही है, अधिकतर सबको पता है। तो लिखिएगा अपना राज्याभिषेक ने अपना राज्याभिषेक किलोखरी महल में करवाया। किलोखरी महल बनवाया किसने है? किलोखरी महल में करवाया और इसी को अपनी राजधानी बनवाई, लिख लीजिएगा। और इसी को अपनी राजधानी बनाया। और यहीं पे इसने राज्याभिषेक करवाने के बाद कह सकते हैं जो अपना शासन सुचारू रूप से अपना कार्यभार यहीं से शुरुआत किया इसने। उसके बाद इसकी जो शासन नीति थी, लिखिएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की शासन नीति जो थी, लिखिएगा, आंतरिक प्रशासन की नीति थी इनकी। मतलब कहने का मतलब था कि जो सभी वर्गों को सामान्य महत्व देना या सामान्य आंतरिक शासन नीति होती है इनकी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की शासन नीति बलबन के जो लौह रक्त सिद्धांत की नीति से उसको समाप्त करके इसने एक अपना अलग शासन नीति शुरुआत किया। और इसको कह सकते हैं कि हम क्या, लिखिएगा, सभी को प्रसन्न रखने की नीति को क्या कहा जाता है? आंतरिक शासन नीति, जो खिलजियों की थी। चलिए जल्दी से नोट करिएगा, फिर आज अधिक कोशिश करेंगे कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी तक, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंच सके, क्योंकि इसमें 2-3 दिन का समय लगेगा। अभी बात करेंगे जो ऐसा शासक होता है जिसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया, है ना। थोड़ा अजीब लगता है ना कि खलीफा ही खुद को घोषित कर दिया। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब घटनाएं होने लगेंगी। चलिए, एक कथन खिलजियों का मिलता है
जो अभी हमने आपको बताया कि जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होता है, यह कहता है कि मैं वह नहीं करूँगा जो धर्म के पक्ष में होगा, मैं वह करूँगा जो राज्य हित में होगा। इनका पहली जो ये महत्व देते थे, अभी तक जो लोग थे वो अपने आप को अमीर वर्ग, अपना जो एक वर्ग था उसको स्थापित करना चाहते थे, लेकिन जो खिलजियों का शासनकाल था वो सभी को साथ लेकर चलते थे। इनका जो ये इनका कहना था कि अभी देखिए बहुत सारे शासक ऐसे हुए हैं जो धर्म के हिसाब से शासन नीति करते थे, है ना। वो सजदा पाबोस प्रथा वगैरह जो बलबन ने लागू किया था, इन सब चीज़ों का अंत हुआ। सुल्तान को उसने एक अलग ही गरिमा दे दी थी, इतना ज़्यादा कठोर दंड था बलबन का। उन सब चीज़ों से हटा के कहा जा सकता है कि जन सामान्य वर्ग को एक अलग ही रूप दिया इन खिलजियों ने। और उसके बाद क्या होता है कि भाई जब शासन बनता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनता है, इसका एक भतीजा होता है अलाउद्दीन खिलजी। भतीजा, पहले भतीजा ही होता है, उसके बाद अभी दामाद बनेगा, लेकिन पहले इसका जो है भतीजा ही होता है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ज़्यादा उम्रदराज नहीं होता है, 1266 या 67 ईस्वी में इसका जन्म होता है अलाउद्दीन खिलजी का। और यहाँ पे अपने चाचा के साथ रहता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी चाचा हैं अलाउद्दीन खिलजी के, याद रखिएगा। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ही शासनकाल में यह चाहता है कि जो मेरी बची कुची उम्र है मैं आराम से व्यतीत करूं सुल्तान बनने के बाद। कोई भी ये युद्ध, लड़ाई, दंगा, ये सब चीज़ों से दूर रहता था, किसी का खून बहाना ये नहीं चाहता था। तो क्या होता है कि एक मलिक छज्जू अवध में नहीं, दिल्ली के आसपास का जो शासन काल होता है, मलिक छज्जू ये विद्रोह कर देता है। इसके शासक बनने के बाद मलिक छज्जू विद्रोह करता है, और इसके विद्रोह को दबाने के लिए जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होता है अपने भतीजे को भेजता है अलाउद्दीन खिलजी को। और भाई अलाउद्दीन खिलजी गया और उसको बुरी तरीके से हराया, बुरी तरीके से पराजित किया, उसको कैद कर लिया और कैद करके ले गया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पास। लेकिन हमने कहा ना कि जो खिलजी था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, बहुत ही उदार हृदय वाला था, किसी की हत्या वगैरह ये नहीं करना चाहता था। तो जब ये मलिक छज्जू को लेके गया अलाउद्दीन खिलजी, इसने मलिक छज्जू को माफ़ कर दिया, बोला जाओ गलती हो गई, कोई बात नहीं। इसने मारा नहीं, उसको सजा वगैरह नहीं दी, छोड़ दिया। और वहीं से इसने अलाउद्दीन खिलजी के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। अब यहीं से जलालुद्दीन खिलजी का दामाद प्लस भतीजा बन जाता है अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद झाइन का युद्ध होता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और चौहान वंश के शासक होते हैं हम्मीर देव जी के बीच झाइन का युद्ध 1291 ईस्वी में। रणथंभौर के चौहान शासक होते हैं हम्मीर देव और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बीच एक या दो पहला युद्ध, ये एक ही युद्ध लड़ता है झाइन का युद्ध, जिसमें इसकी पराजय होती है। ये क्या करता है कि रणथंभौर पहुंचकर इनका जो दुर्ग होता है हम्मीर देव जी का, चौहान वंश के शासक होते हैं हम्मीर देव जी, वहाँ पे इनका जो तुर्क होता है इनका जो दुर्ग होता है उस पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जाके घेरा डाल दिया चारों तरफ से। अभी तक हमने पढ़ा ना कि काशी माता है, जयपाल के जो भतीजा वगैरह होते हैं उन पे घेरा डाल देता चारों तरफ से। तो इनका जो घेरा होता था किसी दुर्ग के चारों तरफ ये अपनी सेना बिठा देते थे। और दुर्ग भी कोई छोटा मोटा नहीं होता था आज के घर की तरह, बहुत बड़ा होता था। आप कभी देखिएगा मूवी वगैरह में समझ में आएगा, बहुत बड़ा दुर्ग होता था। तो इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने चारों तरफ उसके दुर्ग को घेर लिया इनके हम्मीर देव जी के, और वहाँ पे अपनी सेना स्थापित कर दी। बहुत विशाल सेना लेके जाता है। लेकिन अब परिस्थितियाँ कुछ यूँ होती हैं, क्योंकि देखिए इनका जो दुर्ग घेरने का इनका मेन मकसद क्या होता है कि आप जब बाहर नहीं आएंगे, जैसे मान लीजिए आपका घर किसी ने चारों तरफ से घेर रखा है, अब आप खाने पीने का सामान कितना ज़्यादा स्टोर कर रखेंगे ना, आज नहीं तो कल आपको बाहर आना ही पड़ेगा। तो इसी कारण ये क्या करते थे, जो इनके किले होते थे उन पे घेरा डाल दिया। और इसने भी यही किया, जलालुद्दीन खिलजी ने घेरा डाला। और लेकिन बाद में परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि खुद ही पराजित हो जाता है ये। और जो हम्मीर देव होते थे इसको बहुत मार मार के भगा दिया वहाँ से। और अब पराजित होने के बाद ये करता क्या भाई, स्थिति हो गई थी कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इसने क्या किया, गुस्से में आके इसने अनेक हिंदू मंदिर तोड़े जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। यही एक इसका कहा जाता है कि एक अनैतिक कार्य था जो इसने किया। इस युद्ध के बाद इसने अनेक हिंदू मंदिर तोड़ देते हैं। उसके बाद जो इसका एक देवगिरी आक्रमण करता है, इसका जो भतीजा होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, देवगिरी महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र मुंबई, याद है सबको पता होगा।
महाराष्ट्र मुंबई देवगिरी में। वहाँ के शासक होते हैं रामचंद्र यादव जी। उनके ऊपर आक्रमण करता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो भतीजा होता है अलाउद्दीन खिलजी। और ऐसा कहा जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी होता है उसने इससे परमिशन नहीं ली जलालुद्दीन खिलजी से और आक्रमण करने चला गया। दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा शासक या उत्तर राजवंश का प्रथम ऐसा शासक जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। याद रखिएगा, क्वेश्चन हमारा जरूर पूछा जाएगा। यह उत्तर राजवंश का प्रथम ऐसा राजवंश था खिलजी जिन्होंने दक्षिण भारत पर आक्रमण किए। और अगर पूछा जाता है व्यक्तिगत रूप से तो अलाउद्दीन खिलजी था, जलालुद्दीन खिलजी का दामाद प्लस भतीजा। इसने वहां पर आक्रमण किया और कहा जाता है कि अथाह धन इसने प्राप्त किया। हमें जो रामचंद्र यादव उनको पराजित कर देता है अलाउद्दीन खिलजी, और वहां का जो इसने अथाह धन प्राप्त किया। और कहा जाता है कि जब इसने बहुत सारा धन प्राप्त कर लिया तो क्या किया, इसने सोचा कि चाचा से बगावत करने के लिए, भाई अब जब मेरे पास, कहते हैं ना जब इंसान के पास 1-2 रुपया होता है तो कुछ नहीं जानता। अब जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास अचानक से बहुत सारा पैसा आ जाता है तो फिर आदमी बौखलिया आ जाता है ना, फिर उसको समझ नहीं आता कि हम क्या करें। तो उसी हिसाब से भगवान उसको उसी तरह रखते ही हैं कि आप उसी तरह रहिए, नहीं आपको पता लगा ज़्यादा मिल गया तो फिर आप है ना हवा में उड़ने की सोचेंगे। तो इसने क्या किया, जो अपना पूरा धन था उसको जलालुद्दीन खिलजी को ना दिया, अपने पास रख लिया। और इसके भी भाई अलाउद्दीन खिलजी के भी कई सारे मंत्री हुआ करते थे। और उसके बाद इसने क्या किया, जब ये अपना पूरा जो इसने धन लूटा था जलालुद्दीन खिलजी को ना दिया, तो उधर से इसके जो जलालुद्दीन खिलजी के जो करीबी लोग होते हैं, जो उसके मंत्री वगैरह होते हैं, उन्होंने चुपके से पत्र लिखा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कि ये अलाउद्दीन खिलजी को आप मार दीजिए, नहीं आगे चल के ये आपसे बगावत करने वाला है, आपकी ही सत्ता को ये कब्जे आने वाला है, आपको ही मारने वाला है इसने। लेकिन कहते ना वो जलालुद्दीन खिलजी क्या कहता है, बहुत ही दयावान उदार शासक होता है, कहता मैं उसको कैसे मार सकता हूँ, वो तो मेरा भतीजा और दामाद दोनों है। और फिर उसके बाद ये जो अलाउद्दीन खिलजी होता है, इसने अपने पत्र लिखा जलालुद्दीन खिलजी को कि चाचा मुझसे गलती हो गई है, गलती या गलता हो गया है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए और आप कड़ा मणिकपुर आ जाइए, जो मैंने अपना सारा धन लूटा है वो मैं आपको वापस कर दूंगा। समझ रहे हैं ना कि कहानी क्या चल रही है ना। आप कहानी की तरह थोड़ा पढ़ ले, जरूर मजा आएगा। तो जो देवगिरी आक्रमण में इसने जो सोना प्राप्त किया, उसके बाद जो पहले तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के जो सलाहकार होते हैं, जो उसके समीप के लोग होते हैं, उन्होंने पत्र लिखा इसको, लेकिन इसने क्या किया, कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने पत्र लिखा अपने चाचा को, एक चाल थी इसकी कि चाचा आप यहाँ आ जाइए, मैं जितना भी धन आप लूटा हूँ मैं आपको वापस कर दूंगा, कड़ा मानिकपुर आप आ जाइए, है ना, क्योंकि मैं वहाँ पे आऊँगा तो विद्रोह हो जाएगा, क्योंकि भाई सभी लोगों में ये बात फैल चुकी थी। तो इसका जो चाचा होते हैं ये बूढ़ा वृद्ध शासक होता है, जाता है अपना कड़ा मानिकपुर। ये जलालुद्दीन खिलजी होते हैं, ये कहाँ पहुँचते हैं, कड़ा मानिकपुर। यहाँ पे ये भाई बहुत खूंखार शासक होता है ये। कौन, जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पहले से मौजूद होता है। और ये पीछे इसने एक तलवार छुपा रखी थी इन हाथों में, है ना, तलवार इसने पीछे ऐसे देखा होगा ना आपने, बाहुबली वाला सीन, इसने तलवार छुपा रखी थी। और इसका एक जो इख्तारुद्दीन हूद इसका अलाउद्दीन खिलजी का एक जो सबसे ज़्यादा तो इसका होता है जलालुद्दीन खिलजी का सलाहकार, सबसे समीप का लोग होता है। लेकिन इसने क्या किया, इसको मिला लिया इख्तारुद्दीन हूद को, और उसी की सहायता से जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है 1296 ईस्वी में कड़ा मानिकपुर में। तो लिखिएगा। अब यहाँ पे इसका जो सहायक होता है ये मुस्कुरा रहा है भाई, ऐसे बैठा है ना, इख्तारुद्दीन हूद, और ये है अलाउद्दीन खिलजी, और ये है जलालुद्दीन खिलजी। चाचा से गले मिलता है और चाचा को छुरी भोग देता है। यहीं से इसका समापन हो जाता है। और कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी यहीं पे नहीं रुकता है, इसकी जो पत्नी होती है, विधवा पत्नी और पुत्र, इसके जलालुद्दीन पुत्र को भी मार देता है। कौन, इसका पुत्र का नाम होता है अरकली खां को पहले ही मार देता है जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद जो मलिका ए जहान इसकी पत्नी होती हैं जलालुद्दीन खिलजी, उनको भी इसने मार दिया।
अलाउद्दीन खिलजी ने, और कहा जाता है कि इसके पुत्र कद्र खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से इसकी जो पत्नी होती हैं बैठाती हैं शासन पे कि सुल्तान बनाती हैं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी उसको भी मार देता है और खुद मुकुट धारण कर लेता है। बलबन के राजमहल में अलाउद्दीन खिलजी अपना राज्याभिषेक करवाता है। और अभी बर्नी महोदय जी यहाँ पे कहते हैं, बर्नी के बहुत सारे कथन हैं, अब इतने सारे कथन है ना कि हम याद नहीं कर सकते हैं, बर्नी 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 बर्नी, गुस्सा आने लगती है, लेकिन चलिए कोशिश करते हैं। इनका एक कथन है कि अभी जो शहीद सुल्तान के सर से उसके खून टपक ही रहा था कि इधर अलाउद्दीन खिलजी ने मुकुट सर पे धारण कर लिया। ये बर्नी महोदय जी का कथन होता है, यही से शुरुआत होगी अलाउद्दीन खिलजी की। तो आइए बात करते हैं, एक दो युद्ध हुए इसके बीच में, जलालुद्दीन खिलजी की पूरी बात। तो पहली हेडिंग लगाइएगा झाइन का युद्ध। झाइन का युद्ध किसके किसके मध्य होता है? तो 1291 ईस्वी में शासक बनने के बाद हमीर देव, चलिए बीच में छूट गया थोड़ा सा पॉइंट, लिखिएगा। हमीर देव तो इसके मलिक छज्जू जो विद्रोह करता है उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो लिखिएगा अलाउद्दीन खिलजी की बात लिखिएगा। जलालुद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का दामाद प्लस भतीजा होता है। दामाद प्लस भतीजा जलालुद्दीन खिलजी का। मलिक छज्जू आक्रमण करता है, उसको पराजित करता है अलाउद्दीन खिलजी, वहीं से इसको जो जलालुद्दीन होता है अपनी पुत्री का विवाह कर देता है इसके साथ। तो चलिए लिखिएगा अगला पॉइंट। मलिक छज्जू को पराजित करता है, और लिखिएगा मलिक छज्जू को पराजित किया, और उसके बाद जलालुद्दीन ने इसे मणिकपुर का शासन इसके हाथ में दे दिया, किसके? जलालुद्दीन खिलजी के। मणिकपुर का सूबेदार नियुक्त किया। मणिकपुर का सूबेदार नियुक्त कर देता है। उसके बाद तो बात करें कि खिलजियों की, कि खिलजी थे कहाँ के, तो अफगान का क्षेत्र होता है हेलमंड नदी का जो आसपास के क्षेत्र, जो वहाँ के निवासी थे वो खिलजा कहलाते थे, खिलजा। और उन्हीं खिलजा को यहाँ भारत में खिलजी कहा गया। कहाँ के? अफगान का क्षेत्र होता है हेलमंड नदी, और वहीं के जो निवासी थे उनको खिलजा कहा जाता था, और यहाँ भारत में उनको क्या कहा गया? खिलजी कहा गया। तो समझ में आया ना कि अलाउद्दीन खिलजी कहाँ से इसका दामाद बनता है। इसी के बाद इसने मणिकपुर की जो सत्ता होती है इसके हाथों में दिया, और उसके बाद अपनी पुत्री का विवाह भी जलालुद्दीन इसी के साथ कर देता है। अब अगली हेडिंग लगाइएगा झाइन का युद्ध। बात करते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि कहानी तो हमने पूरी बता दी है, जो एक दो पॉइंट रह जाए आप ज़रूर बताइएगा। उलेमा वर्ग, इन सब चीज़ों को जन सामान्य वर्ग की दिल्ली सल्तनत में पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत में प्रथम बार जन सामान्य वर्ग को सहभागिता कब दी गई? तो खिलजियों के शासनकाल में, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में। तो अगली हेडिंग लगाइएगा झाइन का युद्ध। झाइन का युद्ध जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वर्सेस कौन होते हैं? हमीर देव। रणथंभौर के शासक होते हैं, चौहान वंश के रणथंभौर के शासक, वहाँ पे इसने आक्रमण किया, और ये जलालुद्दीन खिलजी पराजित होता है। बहुत मार खाता है, मार मार के सुझा के भगा दिया, इसका खदेड़ा कर दिया वहाँ से। और उसके बाद ये कथन, जब हार जाता है तो वापस आके कथन बोलता है कि ऐसे मैं हर एक प्रत्येक मुसलमान के एक बाल की कीमत ऐसे 100 दुर्गों से ज़्यादा समझता हूँ। अब बोले भी तो क्या बोले, बेचारा हार के आ गया। क्या कहता है कि मैं ऐसे प्रत्येक मुसलमान के एक बाल की कीमत ऐसे 100 दुर्गों से ज़्यादा समझता हूँ। तो लिखिएगा, इसका कथन मिलता है। एक मिनट रुकिएगा।
एक बाल की कीमत ऐसे 100 दुर्गों से ज़्यादा समझता हूँ। एक युद्ध लड़ता है बेचारा, उसमें भी मारा जाता है। मारा क्या जाता है, बेइज्जती हो जाती है इसकी। और उसके बाद इसने अनेक हिंदू मंदिर तोड़ते हैं। गुस्सा आने के बाद इसने अनेक अनेक हिंदू मंदिर तोड़े, लिख लीजिएगा। चलिए उसके बाद लिखिएगा देवगिरी आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी करता है। जल्दी से करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला लिखिएगा देवगिरी आक्रमण 1294 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और आक्रमण पे जाने के बाद यहीं से समाप्त होगा। कौन, जलालुद्दीन खिलजी। चलिए अगला लिखिएगा देवगिरी आक्रमण भी। आगे जब इसके सहयोगी आ जाएंगे ना, 5 इसके राष्ट्र सेनापति होते हैं, मलिक काफूर वगैरह का तो नाम आपने सुना ही होगा। और जो भाई हमारे एयरफोर्स की जो लोग तैयारी करते हैं ना, क्योंकि एक पेपर हमने भी दे रखा है, तो जिन लोगों को लगता है कि हिस्ट्री नहीं पूछी जाती है, तो 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और पिछली बार यही क्वेश्चन था हमारा कि जो मलिक काफूर था किसका सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। उसमें 3 ऑप्शन दूसरे थे, एक था मलिक काफूर, और हम नहीं कर पाए थे, है ना। क्यों झूठ बोला जाए। तो 1294 ईस्वी में आक्रमण होता है। किसके किसके मध्य, तो लिखिएगा अलाउद्दीन खिलजी देवगिर के शासक होते हैं वर्सेस रामचंद्र यादव। रामचंद्र यादव पराजित हुए। अब इसमें ये तो लिखने की जरूरत है नहीं कि ना कि पूरी लाइन में इस युद्ध में रामचंद्र यादव जी पराजित हुए, ये सब तो हमसे नहीं हो पाएगा ना। और अथाह धन लूटा, इसने लिख लीजिएगा। अथाह धन लूटा। अथाह धन लूटा या इसको अथाह धन प्राप्त होता है कहाँ पे, देवगिर के आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी को। उसके बाद लिखिएगा उत्तर भारत का यह प्रथम राजवंश होता है या प्रथम शासक होता है जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। यहीं से लिखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। प्रथम राजवंश जिसने दक्षिण भारत पर अपने अभियान किए, दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। अगर आपसे पूछा जाता है व्यक्तिगत रूप से, तो व्यक्तिगत रूप से था अलाउद्दीन खिलजी ने किया था पहला आक्रमण दक्षिण भारत पे, अलाउद्दीन खिलजी। अब जलालुद्दीन खिलजी का नाम भूल जाइएगा, है ना, क्योंकि अब आगे पढ़ने वाले हैं हम अलाउद्दीन खिलजी को। बस 1-2 क्वेश्चन में इसकी मृत्यु हो जाएगी। देवगिरी आक्रमण समझ में आया ना आपको, किसके किसके मध्य होता है। तो इसमें कहा जाता है कि इसने अपने चाचा से अनुमति नहीं ली थी कि मैं वहाँ आक्रमण करने जाऊँगा। लेकिन होते हैं ना कि चीज़ें तो छुपनी है नहीं। कुछ हमारे अपने में आपके अपने हैं, हमारे अपने में आपके अपने, है ना। तो लिखिएगा अगला पॉइंट। अब 1296 ईस्वी में बात करते हैं। इस कड़ा मणिपुर में इसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। और वहीं से उसके बाद मलिक जहाँ इसकी पत्नी का नाम होता है अरकली खां को भी मार देता है। इसके एक पुत्र को, जो उसकी पत्नी होती है, सत्ता में बिठाती है, लेकिन उसको भी इसने मार दिया। तो अगला पॉइंट लिखिएगा 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मणिपुर, कड़ा यही मणिपुर का क्षेत्र होता है, और मणिपुर का तो ये सूबेदार ही था। कड़ा मणिपुर में जलालुद्दीन फिरोज
खिलजी की हत्या कर देता है, लिख दीजिएगा। और लिख लीजिएगा किसकी सहायता से किया था, तो लिखिएगा इसी में लिखिएगा इख्तारुद्दीन होद की सहायता से। होद की सहायता से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मार देता है। कौन मारता है? अलाउद्दीन खिलजी। तो लिखिएगा अपने सहयोगी होता है इसका, जलालुद्दीन खिलजी का सहयोगी होता है इख्तारुद्दीन होद, इसी की सहायता से इसने इसको मार दिया। और अगला पॉइंट फिर लिखिएगा, जो इसकी पत्नी होती है उसकी हत्या की, अरकली खां पुत्र को मारा। उसके बाद इसका जो पुत्र होता है कद्र खां, रुकतीनुद्दीन इब्राहिम के नाम से जो शासन पर बैठता है उसको भी मार देता है। तो लिखिएगा अगला पॉइंट जल्दी से। बस अंतिम बात होगी आज के टॉपिक की हमारी, और अगली बात करने वाले हैं किसकी? द्वितीय सिकंदर या जलालुद्दीन खिलजी की, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी की। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, उसके पुत्र अरकली खां, इधर लिख लीजिएगा भैया अरकली खां को। अरकली खां को मार दिया। अगला पॉइंट लिखिएगा जलालुद्दीन की विधवा पत्नी होती हैं जहां ए सोज, सॉरी मलिका ए जहान। मलिका ए जहान होती हैं इसकी विधवा पत्नी होती है, और इनका पुत्र होता है कौन? कद्र खां। अपने पुत्र ये कद्र खां लिखा हुआ है भाई, कद्र खां को किस नाम से शासक बनाती हैं? तो लिखिएगा रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से। नाम से शासक बनाया। और लिखिएगा जलालुद्दीन खिलजी इसको भी मार देता है, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी। इसको भी मार देता है। उम्मीद करते हैं भाई, देखिए यहीं से समापन हुआ, और बर्नी महोदय का कथन यहीं पे मिलता है कि अभी शहीद सुल्तान के सर से खून टपक ही रहा था कि छत्र जो होता है सुल्तान का, और अलाउद्दीन खिलजी ने जो उसका भतीजा प्लस दामाद होता है छत्र को, सुल्तान की छत्र को धारण कर लिया। तो ऐसे ऐसे लोग हैं भाई, है ना, जो अपने ससुर, कैसी पुत्री थी उसकी जो उसके साथ रह रही थी, हमें तो यही नहीं समझ में आता, लेकिन छोड़िए उसमें क्या करना है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिए बहुत ही सरल तरीके से जैसे हो सकता है वैसे हमने समझाने का प्रयास किया है ना। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। जो चीज़ें मिस हो जाती हैं आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कोई चीज़ छूट रही है तो वो भी ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ भाई अलग है बिल्कुल, तो वो भी बताने का प्रयास किया जाएगा। बाकी ज्ञानी बाबा तो हम हैं नहीं, है ना, तो बताइएगा ज़रूर। तो उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी, तो मिलेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे अपनी अगली क्लास में, द्वितीय सिकंदर भी जिसको बोलते हैं, और बहुत सारे अभियान करते, 3-4 अभियान करते उसने। मात्र 1296 से 1316 ईस्वी तक शासनकाल रहता है उसका। अली गुरसप जो
उसका बचपन का नाम होता है, शिहाबुद्दीन उसके पिताजी का नाम होता है। इन सब की बात आगे करने वाले हैं। कई सारी उसने उपाधियाँ धारण की थी। खलीफा का नायब कहा जाता है, युग विजेता, 3-4 उपाधियाँ उसके मिलती हैं। तो इन सब चीज़ों की बात करेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।